आज की क्लास में हम BHIC 110 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे। टॉपिक का नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम रिवोल्यूशन एंड रिवोल्ट वर्ड का मीनिंग समझते हैं। रिवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग होता है कि लोगों ने गवर्नमेंट के पॉलिसी या लॉ के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से गवर्नमेंट को ये पॉलिसी और लॉ को वापस लेना पड़ा। लोग सक्सेसफुल हो गए पॉलिसी को चेंज करवाने में। वहीं रिवोल्ट का मतलब होता है कि लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ तो उठाई, बट वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रह गए वो सारे पॉलिसीज़ को चेंज करवाने में। अगर 1857 का रिवोल्ट रेवोल्यूशन में चेंज होता तो जो हम 1947 से इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं वो शायद हम 1857 से बना रहे होते। आखिर रीज़न क्या था 1857 का रिवोल्ट होने का? सबसे बड़ा रीज़न था जो भारत के लोग थे वो ब्रिटिश रूल से लिबरेशन चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे। अगर हम इसे फ्लो चार्ट में समझें तो सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट, किसानों का शोषण हो रहा था। सेकेंड, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिशर जो थे वो नए नए पॉलिसी ला के प्रिंसली स्टेट को कंट्रोल करना चाह रहे थे। और अगर हम थर्ड रीज़न की बात करें दैट इज सीपॉय पे जो इम्पैक्ट पड़ा। ये पूरा रिवोल्ट जो है ये सीपॉय से ही स्टार्ट हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ। ये जो रिवोल्ट है ये एग्रेशन और पीक पे तब आया जब मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। और फोर्थ सबसे लास्ट जो हमारा रीज़न है दैट इज रिलीजन थ्रेड। अब इन सारे टॉपिक को हम डेप्थ में कवर करेंगे। 1857 के रिवोल्ट का सबसे पहला रीज़न है हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट। किसानों का यहाँ पे शोषण होता है। कैसे होता है देखते हैं। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल कवर किया और उसको ट्रेड करने की मोनोपोली मिल जाती है, तो ब्रिटिशर जो थे वो अपने पावर को स्प्रेड करना चाह रहे थे। पावर को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लॉ बनाए, लाइक जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। इन सब सिस्टम के थ्रू किसानों के ऊपर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया। अच्छा, इन सब चीज़ों से किसान टैक्स पे कर ही रहे थे। अगर कभी फ्लड आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए तो किसान जब ब्रिटिशर्स के पास लोन लेने जाते थे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो लोन पे भी इंटरेस्ट बढ़ा के देते थे। तो किसानों की अगर हार्वेस्टिंग अच्छी हुई तब भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, और अगर कभी हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हुई तब उन्हें लोन पे करना पड़ता था। तो पूरे ओवरऑल ईयर में वो डेब्ट को ही रीपे कर रहे थे। इन सारे रीजंस की वजह से जो पीजेंट थे उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। अब हम 1857 रिवोल्ट के सेकेंड रीजन को समझेंगे। सेकेंड रीजन इज दैट एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का एनेक्सेशन करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स लैंड पे अपना कंट्रोल करने के बाद अब प्रिंसली स्टेट पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे। प्रिंसली स्टेट पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नए नए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से उन्होंने झांसी को कैप्चर किया। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस से अवध को कैप्चर किया और नाना साहिब को उन्होंने पेंशन देने से रिफ्यूज कर दिया। इन सारे रीजंस की वजह से अब प्रिंस का भी कंट्रीब्यूशन इस रिवोल्ट में हमें देखने को मिलता है। थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन इज दैट इम्पैक्ट ऑन सीपॉय। ब्रिटिशर्स के नए पॉलिसीज और जो नए लॉ थे उनका इम्पैक्ट सीपॉय पे कैसा पड़ा। तो अगर मैं बताऊं, अगर हम बात करें 1857 के रिवोल्ट का सबसे लास्ट रीजन है रिलीजन थ्रेट। रिलीजन थ्रेट में बेसिकली भारत के लोगों को ऐसा लगने लग गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कन्वर्ट कर रही है हिंदू मुस्लिम को क्रिश्चियनिटी में। उसके बाद इनका उनको प्रूफ तब दिखता है जब ब्रिटिशर्स अबॉलिश करती है सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज को। तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को ऐसा लगता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके रिलीजन और कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसका हमें एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है, दैट इज जब ब्रिटिशर्स बैरकपुर रेजिमेंट को ऐसा परमिशन देती है कि आप बर्मा जाओ। बर्मा आज का म्यांमार। तो बैरकपुर रेजिमेंट बर्मा जाने से मना कर देती है और रीज़न ये देती है कि हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता सी रूट को क्रॉस करने के लिए या फिर ब्लैक वाटर को क्रॉस करने के लिए। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सी बॉयज़ को पनिश किया, इवन कुछ की डेथ भी हुई। तो ये सारे रीज़न थे 1857 के रिवोल्ट होने के। फाइनली अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू इस 1857 के रिवोल्ट के कॉजेस को देखें तो सबसे पहला हमने देखा था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट। पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, नए नए रूल्स बना रहे थे टैक्सेस को बढ़ाने के लिए फार्मर्स पे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। तो किसान जो थे वो टैक्स और डेब्ट में ही फंस के रह गए थे। सेकेंड हमने रीजन देखा था एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिशर्स जो है अब लैंड को कंट्रोल करने के बाद अब ब्रिटिशर्स चाहते थे प्रिंसली स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने नए नए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, नाना साहिब का पेंशन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तीसरे रीजन की हमने बात करी थी इम्पैक्ट ऑन द सी बॉयज।
सी बॉयज़ का सबसे पहला स्टार्टिंग ही था ये रिवोल्ट करना, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। प्रॉब्लम इज़ दैट मंथली सैलरी बहुत कम थी, इन्फीरियर समझा जाता था ब्रिटिशर्स से, इवन उनका प्रमोशन भी बहुत कम होता था। लास्ट अगर कॉजेज़ की बात करें, दैट इज़ रिलीजन थ्रेट। लोगों के मन में रिलीजन इनसिक्योरिटी आने लग गई, लोगों को ऐसा लगने लग गया कि ब्रिटिशर्स जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन में, वो उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो 1857 का रिवोल्ट है वो स्टार्ट हुआ। 1857 रिवोल्ट के बाद जो सेकंड टॉपिक आता है, दैट इज पॉपुलर मूवमेंट बिफोर 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट से पहले भी बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट हो चुके हैं। जैसे अगर हम देखें तो पहला है सन्यासी रिबेलियन, देन उसके बाद रंगपुर में क्यों अपराइजिंग हुआ पीसेंट का, हिल्स में क्यों अपराइज होता है, मैसूर रिबेलियन क्यों होती है, संथाल रिबेलियन क्यों होती है। लेकिन अगर इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो सन्यासी और संथाल रिबेलियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमारे एग्जाम में 20 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप ये सारे सब टॉपिक को डिफाइन कर देंगे तो 20 मार्क अचीव करना ईजी हो जाएगा। तो अब हम इन सारे सब टॉपिक को डेप्थ में कवर करेंगे विथ नोट्स के साथ। पॉपुलर मूवमेंट में सबसे पहले मूवमेंट की अगर बात करें, दैट इज सन्यासी मूवमेंट। तो सन्यासी मूवमेंट की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये 1770 में बंगाल में एक बहुत ही बुरी तरीके से फैमिन आती है। फैमिन की वजह से जो पीजेंट होते हैं वो बुरी तरह से इफेक्ट होते हैं। फैमिन के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी थी। इसकी वजह से जो पीजेंट थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं सन्यासी और फकीर में, और वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रिच मैन या फिर स्टोर हाउसेस पे गोरिल्ला अटैक करके वो सारे उनके जो सामान होते हैं, खाने की चीज़ें होते हैं, वो लूटते हैं। तो ये 18th सेंचुरी के आसपास बहुत पॉपुलर हुआ था ये मूवमेंट, और इसको लीड कर रहे थे सन्यासी और फकीर। हिंदू टर्म में सन्यासी कहा जाता है और मुस्लिम टर्म में फकीर कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे बंगाल और बिहार में। तो ये सारी हिस्ट्री थी सन्यासी रेबेलियन का। सन्यासी मूवमेंट के बाद अब हमें समझना है पीजेंट की अपराइजिंग होती है रंगपुर में। रंगपुर हमारा बंगाल में है। ये घटना है बंगाल की। होता यह है कि देवी सिंह नाम का एक रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसने जमींदार पे टैक्सेस को इंक्रीज कर देता है। अब जमींदार किससे टैक्स वसूलेगा, वो वसूलता है पीजेंट से। तो इनडायरेक्टली पीजेंट पे बर्डन आती है। तो पीजेंट अपील करते हैं ब्रिटिश कोर्ट में, और ब्रिटिश कोर्ट इसे इग्नोर कर देती है। तो देवी सिंह जो है, अगर कोई पीजेंट टैक्स को फुलफिल नहीं कर पाता था तो उसे पनिश करता था, इवन डेथ भी हो जाती थी। तो इन सारे रीजंस में पीजेंट ने ब्रिटिश कोर्ट में भी देखा तो वहां से भी उनको कोई हेल्प नहीं मिली। तो पीजेंट को लास्ट ऑप्शन यही मिला कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले। इसकी वजह से पीजेंट ने बंगाल में रंगपुर में पीजेंट ने बुरी तरीके से रेबेलियन स्टार्ट कर दी। रंगपुर में अपराइजिंग के बाद जो हमें तीसरा पॉपुलर मूवमेंट पढ़ना है, दैट इज भिल्स में अपराइजिंग होती है। भिल्स बेसिकली एक ट्राइबल यूनिट है। तो पूरी स्टोरी ये है कि 19th सेंचुरी के आसपास जो भिल कम्युनिटी है वो हमें खानदेश नाम के हिल रेंजेस में मिलती है। रेंजेस कहा जाता है जब हमें कॉन्टिन्यूस वे में माउंटेन मिलते हैं तो उसे हम रेंज कहते हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम रही होगी कि जो भिल्स कम्युनिटी है वो ब्रिटिश के खिलाफ रेबेलियन लड़ने लग गए। तो जो प्रॉब्लम है वो है लैंड एक्विजिशन। ब्रिटिशर्स जो है वो भिल्स के एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने इम्पोज कर दिया था टैक्स से। इसकी वजह से भिल्स कम्युनिटी के ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग में इफेक्ट आ रही थी। बट धीरे धीरे भिल्स कम्युनिटी के रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया बाय मिलिट्री फोर्स। भिल्स की अपराइजिंग के बाद जो हमारा चौथा पॉपुलर मूवमेंट है, दैट इज मैसूर रिबेलियन। मैसूर रिबेलियन को समझते हैं। टीपू सुल्तान के डिफीट के बाद ब्रिटिश रिजॉर्ट करती है वॉर्डर रूलर को मैसूर में। अब वॉर्डर रूलर पे ब्रिटिश इंपोज करती है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के प्रेशर में वॉर्डर रूलर प्रेशर क्रिएट करती है जमींदार पे ताकि वो रेवेन्यू जनरेट करे और वॉर्डर रूलर प्रोवाइड कर सके ब्रिटिश रूलर को रेवेन्यू, और जमींदार प्रेशर क्रिएट करते हैं पीजेंट पे। यहाँ भी हमें पीजेंट का ही एक्सप्लोटेशन देखने को मिलता है। तो इनडायरेक्टली पीजेंट क्या स्टार्ट करती है, रिवोल्ट करना स्टार्ट करती है मैसूर में। मैसूर रिबेलियन के बाद हमें जो लास्ट पॉपुलर मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, दैट इज संथाल रिबेलियन। संथाल भी भिल्स की तरह एक ट्राइबल यूनिट है। संथाल ट्राइबल यूनिट बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं बिहार और झारखंड में। बेसिकली क्या प्रॉब्लम रही होगी संथाल को रिबेलियन स्टार्ट करने की। तो संथाल रिबेलियन जो है वो स्टार्ट किया गया था दो भाइयों के द्वारा, सिद्धू एंड कन्हू। क्या रीजंस हो सकते हैं, तो सबसे पहला रीजन है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की वजह से संथाल ने रेबेलियन स्टार्ट किया। सेकेंड वन इज टैक्स बहुत ज़्यादा हाई कर चुके थे ब्रिटिशर्स,
और थर्ड ये था मनी लेंडर्स के द्वारा संथाल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण किया जाता था मनी लेंडर्स के द्वारा। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से संथाल जो ट्राइबल थे उन्होंने भी रेबेलियन स्टार्ट कर दिया।